Well, I'm especially lucky to have guests who are, who come with their own audience, who don't really need an introduction. We all know, of course, Dr. Subramanian Swamy, BJP leader, Rajya Sabha MP, and also someone who's not a lawyer, but I think he's practiced more law than any of us over here. And also we have Yes, and we are very pleased to welcome you also. We have Dr. Swamy's wife, Roxana, who is actually a lawyer, and I think she is the legal brains in the family. So thank you. You've got a very good prodigy over here. And Dr. Hasnoon Masoodi, he is, of course, he is a giant killer. He's the one who's won from Anantnag. He's defeated Mehbooba Mufti, National Conference leader. He's a former High Court judge also. So I suspect today's debate is going to be very high on the legal parts और Article 35A की भी चर्चा होगी, Article 370 की भी, क्योंकि बीजेपी ने मुद्दा रेज किया है अपने मैनिफेस्टो में और डॉक्टर स्वामी तो उसके काफी एक्सपोनेंट भी हैं. लेकिन लीगली डॉक्टर स्वामी, एक तो संक्षेप में आप समझाइए आर्टिकल 35A का क्या मुद्दे रखता है और आपको उससे क्या एतराज है? पहले मैं ये कह दूं कि मेरे पूर्वज ऋषि काश्यपा है और काश्यप ने ही कश्मीर को पैदा किया, तो आपके पहले हम थे, तो इसीलिए हाँ मुझे लगता हम सबसे पहले थे. तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो उसका जिक्र ही नहीं है इन द आर्टिकल्स. आर्टिकल 370 के साथ तो 370 से उन्होंने प्रेरणा ली है और ये एक नोटिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत हुआ था. कोई बात नहीं, उसकी 35A चला है और 35A के लिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें एक बात है कि महिलाओं पुरुष के बीच में जो आर्टिकल 14 में हमने गारंटी दिया है फंडामेंटल राइट, उसका उल्लंघन है. राइट टू इक्वालिटी वाला. हाँ, क्योंकि महिला कश्मीर में, कश्मीरी महिला किसी जो शेष हिंदुस्तान है उसमें किसी से विवाह करेगी तो उसको कोई अधिकार नहीं होगा कश्मीर में, परंतु पुरुष करेगा बाहर तो वो बराबर है, उसको पूरा अधिकार और महिला को भी अधिकार, बच्चों को भी अधिकार. तो दूसरा है कि हमें धीरे धीरे पूरा कश्मीर को जैसे बाकी प्रांत हैं वैसे बनानी है और पिछले 70 साल में हम उल्टे रास्ते में गए और धीरे धीरे आप ऐसी चीजें घटनाएं हुई हैं जिसको हमें बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए था और भारत के लिए अपमानजनक भी है. 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया सिर्फ इस कारण से कि वो हिंदू हैं, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं करता. ये कश्मीर जो है ये हमारे हिंदुस्तान की अटूट हिस्सा है और पार्लियामेंट ने 1994 में प्रस्ताव यूनानिमसली पास किया था, नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री, कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको भी वापस लेंगे. ये हमारी देश की कमिटमेंट में, इसीलिए 370 भी जाना चाहिए और 370 जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली 35A भी चली जाएगी. लेकिन हसनैन साहब, मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को भी सुना है, उन्होंने कहा है कि अगर आर्टिकल 35A जाएगा तो इसका मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को फिर से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा. तो आप इनको थोड़ा अपने तरफ रखिए. देखिए मैम, बात यह है कि जो मुल्क के लोगों को इतिहास के बारे में कहा नहीं जा रहा है, ऐसे आइसोलेटेड इंस्टेंस लेके उनके बारे में कहा जा रहा है. देखिए, जम्मू कश्मीर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, नहीं पाकिस्तान का था. एक महाराजा वहां का था और जब ट्रीटी ऑब्लिगेशंस खत्म हो गई तो इसका एक स्टेटस बन गया, एक इंडिपेंडेंट, एक खुद मुख्तार हिस्से का, एक रियासत का. तो फिर जब आपको मालूम है कि जब ट्राइबल रेड हुआ और कश्मीरी उठ खड़े हुए उसके खिलाफ, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है, तैयार. वो कश्मीरी थे, अभी कोई नहीं था, कोई अभी हिंदुस्तान की सरकार ने कोई मुदाखलत नहीं की थी. फिर महाराजा के कहने पर जब फौज आ गई तो हमने हमले को ये समझा कि हमें अपने हक से महरूम किए जाने का एक प्रयास है, अपने भविष्य के बारे में जो हमारा हक है, फैसला करने का हक. तो जब
भारतीय सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार ने जहां फौज भेज दी, तो उन्होंने कहा हम आपकी इस सिचुएशन का नाजायज फायदा नहीं उठा रहे, हम आपको आपके हक से महरूम नहीं करेंगे, आपको पूरा हक होगा कि आप अपने भविष्य का, अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, लेकिन जब तक वो फैसला हो तब तक हमें एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना है, आप और हमारे क्या रिश्ते रहेंगे। और 370 एक जो जैसे महाराजा ने भी अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज में लिखा था, इसका मतलब नहीं कि मैं अपनी सॉवरेनिटी एब्डिकेट कर रहा हूं। तो मैडम क्या हुआ कि एक मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म मशवरे से विचार विमर्श करके इवॉल्व किया गया, जिसको हम 370 कहते हैं। 370 सिर्फ एक है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है और कोई नहीं होता है, और 370 की वजह से ही आर्टिकल 1 अप्लाई होता है, जो कहता है कि जो हमारे सारे मुल्क की इंटीग्रिटी के बारे में कहता है। तो उसके बाद अभी पार्ट 2 अप्लाई ही नहीं हुआ था 1950 में, सिटीजनशिप का कुछ नहीं हुआ था। अभी हम स्टेट सब्जेक्ट थे, जो महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, जो हमारा इन अ वे हमारा सिटीजनशिप लॉ था लोकल, हम वही हमें गवर्न करता था। तो फिर 1952 में एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली एग्रीमेंट में और विस्तार से इस पर बात की गई, और हमारा जो ये रिलेशनशिप है आपस का, जम्मू कश्मीर और सारे मुल्क का, एक और इस पर एक नजर दी गई, एक रिव्यू किया गया, और एक दिल्ली एग्रीमेंट आपस में विचार विमर्श करके आया दिल्ली एग्रीमेंट 1952। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ था। नहीं देखिए, एक मिनट सुनिए, आप देखिए, आप सब जो हमारे यहाँ साथी मौजूद हैं, आप ये समझिए 1947 से 1950 तक हमें जो यहां पर अनलाइक अदर स्टेट्स हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1939 का जो जम्मू कश्मीर का था वही गवर्न करता था अनलाइक अदर स्टेट्स। तो 1952 में जब दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, उस दिल्ली एग्रीमेंट में एक तो ये नागरिक का था, जो सिटीजनशिप का था, ये एक्सटेंड किया गया आपस में मशवरा करके, और फिर हमें कहा गया लेकिन हम यहां पर सिटीजनशिप लॉ आपको अप्लाई करेंगे पार्ट 2, लेकिन आपका अपना अधिकार होगा जो महाराजा ने 1928 में बनाया हुआ है, वो आपका बदस्तूर रहेगा स्टेट सब्जेक्ट लॉ। एक मिनट। और ये जो हुआ, देखिए जब दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, ये जानना चाहिए दिल्ली एग्रीमेंट पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। आई मीन उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, और पार्लियामेंट की जो सैंक्शन है, पार्लियामेंट की जो इसके साथ है, वो तो पहले ही शामिल है। पार्लियामेंट का अप्रूवल पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, और वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश हुआ, और वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास किया। तो 35A इज अ फॉल आउट ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट। हमने 1939 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली एग्रीमेंट के बाद अमेंडमेंट की, और हमने सदर रियासत का नाम लाया महाराजा की जगह, और यहां पर इंडियन पार्लियामेंट ने वहां पर 35A हुआ। ये 35A इन अ वे इट इज अ फॉल आउट ऑफ, इट इज अ लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट विच वाज अप्रूव्ड बाय वो पार्लियामेंट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो ये कहना है कि ये जी प्रेसिडेंट ने लाया, उनका अधिकार नहीं था, वो बिल्कुल सही नहीं है। Let him counter that. I know he has lots to counter. But one thing, Dr. Swami, you can't win the hearts of Kashmir. आप वोट्स नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए लगता है आप डेमोग्राफिक नेचर ही बदलना चाह रहे हैं। First of all, you want me to answer in English now? Because you asked me. Hindi, English. Hindi is mostly. better. No, I won't do all this milawat business. You tell me either Hindi or Then in Hindi. Hindi. देखिए, पहले एक गलतफहमी मैं दूर करने चाहता हूं। हम ये कहते रहे हैं, अभी जब बयान दिया, अब जम्मू के हिंदू के तरफ से भी आप हम हैं, बिल्कुल। वो ऐसा इस राज्य के नहीं, देखिए वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनने चाहते। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। आप जज साहब हैं, आपको तो सुनना चाहिए ज्यादा। मैं ये कहता हूं कि जम्मू और लद्दाख आज भी तैयार है कि उनकी अलग से एक स्थिति बना करके भारत का हिस्सा बनाएं, अविवादित। सिर्फ वैली में जो बैठे हुए मुसलमान हैं वो ही चाहते हैं, वहां के सरदार भी नहीं चाहते, वैली में जो बाकी जो भी हिंदू हैं वो भी नहीं चाहते। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ये जो सारे नहीं हैं ऐसे, परंतु उसमें जो उनकी लीडर्स में ऐसे हैं। मैं कहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो रूपरेखा है वो ब्रिटिश ने तय किया था 1935 कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें अगर मगर ये वो कुछ नहीं है। दैट वाज अ अटैचमेंट विच द महाराजा पुट इन, एंड सरदार पटेल ऑन द स्पॉट सेड that that's all right, you put it in for the sake of history, but
इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन मीन्स एक तरफा अटूट सदा के लिए मर्जर. देर इज नो इफ्स एंड बट्स, यू कैनॉट रिप्यूडिएट इट. तो कश्मीर हमारे हिस्सा बन गई. जवाहरलाल नेहरू फिर उसको उसमें जहां हमारी फौज गई मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई थी, वहां झंडा भी फहरा दिया था. वापिस आए, कैबिनेट को पूछे बिना, मैं ये वेरीफाई किया था जब चंद्रशेखर सैफुद्दीन सोज की बेटी को अपहरण किया था, तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू गेटिंग हर बैक एंड वी गॉट हर बैक विदाउट रिलीजिंग एनीबडी. But at that time, I got all the files in to see how I can place this internationally. And मुझे ये आश्चर्य हुआ कि कैबिनेट की परमिशन के बिना, कैबिनेट में रखे बिना यूनाइटेड नेशन में जाकर इन्होंने याचिका पेश कर दी. उसमें से वो विवाद का बू आया. आज मैं ये कहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन साइन होने के बाद इट इज अनकंडीशनल मर्जर, और इसकी स्टेट के लिए जो नेहरू की जो गलतियां हैं उसको हमने बहुत सहन कर लिया है. अब नेहरू की बात मुझे मत बताओ. शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में क्या पारिवारिक संबंध थे मैं नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूं कि कश्मीर मेरी संस्कृति के हिस्सा है और उसके लिए हमने बहुत बर्दाश्त किया है. 5 लाख हिंदुओं को उनके देश से, उनके घरों से भगाया गया, उनकी अपमान हुई, कई लोगों की कत्लेआम हुई, सब हमने बर्दाश्त किया. अब नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं. कश्मीर के एक एक इंच को भारत का अटूट हिस्सा बनाएंगे. तुम कितना भी कानून बनाइए, हम उस पर हम नहीं सुनने वाले हैं. देखिए जज साहब, देखिए स्वामी जी, इतिहास को गलतियां कहते हैं. ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हमारी हिस्ट्री में, उसको गलतियों का नाम दे रहे हैं. चलिए, इनका अपना मामला है. देखिए, जम्मू कश्मीर का आईन सिर्फ कश्मीर का आईन नहीं है. ये कृष्णदेव सेठी का आईन है, ये सरदार बुद्ध सिंह का आईन है, ये कोशक बकोला का आईन है. देखिए, ये सिर्फ कश्मीर का आईन नहीं है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक रहे हैं. 1846 के बाद नहीं, इतिहास में एक रहे हैं. हमारा इतिहास एक रहा है. देखिए, हमारे जो कश्मीर, यहां पर कोटाज ने रूल किया है 200 साल. रिंचन, शहजादा रिंचन ने लद्दाख से 200 साल 10 साल रूल किया, 5 साल रूल किया है. ये नहीं, हमारा इतिहास इकट्ठे है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक है और कायन भी एक है. वोट अलग अलग करते हैं ना, प्रॉब्लम ये है. दूसरी बात, ये जब ये कह रहे थे ना कि देखिए ये गलतियां कह रहे हैं उनको, क्या ये इसको नकारते हैं कि नहीं जी, इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन में महाराजा ने खुद ही कुछ शर्तें लगाई थी. उन्होंने कहा था मैं सॉवरेंटी नहीं करूंगा. क्या ये गलत है कि गवर्नर जनरल ने कहा था देखिए इस माहौल में हम आपका एक्सेशन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है ये फैसला लोगों को करना चाहिए. देखिए, क्या आपने अपने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपने खुद वहां याचिका की या आपने कंप्लेंट की, उसमें नहीं लिखा आपने पैरा 6 में, नहीं जी हमारा मन है कि हम यहाँ ये करेंगे, लोगों से पूछेंगे. देखिए, इस वक्त तो वो बात नहीं है ना, वो तो एक अलग डिस्कशन है. हमारा डिस्कशन ये है कि हमने 1947 में एक इवॉल्व किया कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, कैसे हमारे रिश्ते रहेंगे सारे मुल्क के साथ. नहीं, और 370 में मैंने कहा, आप कहते हैं 370 खत्म कीजिए, 370 खत्म हो जाएगा तो एक भी आर्टिकल एक भी खत्म हो जाएगा. बात यह है 370 की वजह अप्लाई होता है और 370 से घबराने की क्या बात है. 370 में एक मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, एक रूट है कॉन्स्टिट्यूशनल रूट की, आप कैसे नए कानून का जो कानून है वो अप्लाई करेंगे. और वो जो भी कानून रूट कर 1950 के बाद देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हुए, लेकिन उन्होंने मासवाई 2 के एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूट किया. अभी ये जो वाला हुआ 73 और 103 का कॉन्स्टिट्यूशनल रूट नहीं था. आपको 370 से डर क्यों लगता है? क्या लगता है? डर लगता है. हाँ. क्यों, किस बात से? 370 उनको डर लगता है कि वो हट जाएगा. 370 क्यों? आप 370 को बार बार मैं पहले कहता हूं सर, आप तो माननीय न्यायाधीश रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का, मैं नहीं जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की नहीं बात कर रहा हूं. उसमें नवंबर में जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को आगे किया और कहा कि जाकर अंबेडकर से बात करो. वो उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर, कि एक अमेंडमेंट लानी है और 370 धारा लानी है. तो ये गए थे शेख अब्दुल्ला अंबेडकर, एंड इज ऑल ऑन रिकॉर्ड. और अंबेडकर ने कहा अंग्रेजी में, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ ट्रेटर? I will never allow this bill to be moved by me.
सो देन सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूट किया और कहा मुझे जरूरी काम है, लंदन में किसी से मिलना है। और किसको मिलना था मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट उन्होंने सरदार पटेल से निवेदन किया कि आप इसको थोड़ा मैनेज कर लिए ब्रीफली, थोड़े दिन के लिए। तो सरदार पटेल ने गोपाल स्वामी अयंगार, जो कश्मीर में क्या थे, जो दीवान थे ऐसा कुछ थे, उनको आकर मूव करने के लिए कहा। नहीं मैं कहानियां है ना, आप आजकल जो मॉरिजी वजूद मैं बता रहा हूं कि क्या सरदार मतलब रखती है। हंगामा हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सब राजाओं ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया 370। तब सरदार पटेल ने कहा ये यूनाइटेड नेशंस में चले गए हैं तो इसके लिए थोड़े दिन के लिए टेम्पररी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, व्हाट इज इट से फॉर 370। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मैं पढ़ता हूं। आप डिबेट नहीं मुझे पढ़ने दीजिए, पर जाइए, आप पढ़ने से क्या किसी ने 370 की श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 नोबडी अपोज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? 370 टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टेम्पररी देखिए आप 370 अब 70 साल हो गई तब भी टेम्पररी। 370 1950 में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही। आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर जाइए, क्या एक व्यक्ति ने भी, एक सदस्य ने भी इसकी मुखालफत की? एक ने नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर सारे हंगामा हो गया था। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। और दूसरी बात देखिए उस वक्त का देखिए, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास हैं, आप कह रहे हैं कि हम यहां पर मत कर, हम रेफरेंडम करने जा रहे हैं। तो टेम्पररी उस बैकड्रॉप में देखिए ना, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप 1950 में आपका कंसिस्टेंस आपका टेम्पररी कितनी देर तक है? लेट्स डिफाइन टेम्पररी। मैं सिक्योरिटी काउंसिल का भी आंसर करता हूं। देखिए सर देखिए ये जो 370 का अवसर खत्म करने का था सिर्फ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो कर सकती थी इसमें कोई तरमीम या खत्म कर दी, उन्होंने नहीं किया और आपने वो अप्रूव किया आपके टैसिट अप्रूवल के साथ। 370 अब खत्म करने की बात ही नहीं। और आप क्या लोगों को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है तथाकथित, उसमें फर्स्ट लाइन है जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो बात ही नहीं हुई ना, वो बात सर आप ये धमकी नहीं दे सकते कि 370 हटा देंगे तो हम कश्मीर को अलग कर देंगे। आपने 370 ऐसे ही बात कर, टेम्पररी 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, कहीं टेम्पररी प्रोविजन और सर्वसम्मति सहमति से आपने बनाया है। वन मोर थिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पर जाए। मुझे एक मां सिवाय जो हमारे लेट मी रीड सर, आई विल रीड Your Lordship, I shall lead. Sir, only one member. Your Lordship, please let me read. हसरत मोहानी who opposed देखो ये नहीं पढ़ने नहीं दे देते हैं मुझे, इसी तरीके से कश्मीरियों को बेवकूफ करते आए हैं, नहीं तो असलियत पता लग जाता। पर अभी मैंडेट जीत के आए हैं।